मोदी जी को इकोनॉमी का ई समझ में आता है? नहीं, कुछ नहीं, ABC नहीं है, पता है वो। मैं तो जानता हूँ, मैं तो मोदी को 1972 से जानता हूँ। लेकिन इतना झूठ क्यों बोला जा रहा है? दुनिया तो देख रही है ना कि भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ पर है। ये हमारे इतिहास में कौन सी नई बात है? हिटलर भी झूठ बोलता था, स्टालिन भी झूठ बोलता था, माओ से तुंग भी झूठ बोलता था। सारे जो तानाशाही मंशा के लोग होते हैं वो डरते हैं सच बताने के लिए। क्या छुपा रही है मोदी सरकार अर्थव्यवस्था पर? ऐसा क्या छुपा रही है जो कि लोगों के बीच में जिसकी असलियत ना आ पाए? क्या भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है? क्या ये मोदी जी का सबसे बड़ा झूठ है? झूठ है, धोखा है, ये लोगों को बुद्धू बनाने की बात है और कुछ नहीं। और उसका सबूत क्या है? मैं ये जो कह रहा हूँ, मुझसे डिबेट करें, मैं बीजेपी का ही हूँ तो मेरे साथ करें। आप क्योंकि खुद एक इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को समझते हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा झूठ और धोखा है जो आपने कहा, उसके अगर 5 इंडिकेटर्स इस झूठ के अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी विफलता अर्थव्यवस्था में मोदी जी की क्या है, अगर 3 या 4 पॉइंट्स में मैं आपसे पूछूं तो वो क्या है सर? एक तो है रेट ऑफ जो प्रतिवर्ष विकास की जो बात करते हैं, 7% अभी कह रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी वही उसी जीडीपी के आधार पर वो 4% है, ये झूठ है। दूसरा है कि देश में बेरोजगारी कम हुई है, वो झूठ है। अभी देखिए जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, मोदी जी तो और पावरफुल हो गए, ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के वो हिंदू राजा बन गए हैं। और अब ये तो आपके दिमाग में बनी है, मैं तो ये अनुभव नहीं कर रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं आपने सुप्रीम कोर्ट में करार दिया, और हमारे सब जगह में मीटिंग्स के लिए लोग बुला रहे हैं। तो बात समझ में नहीं आती कि बीजेपी में सारे डरे हुए हैं, कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा नहीं। आरएसएस सारे नहीं, मैं नहीं डर रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर तो फिर सारे मत बोलो। हाँ, तो ज्यादातर लोग बोलो, आपको छोड़कर ज्यादातर ठीक है, ये बोलो बिल्कुल ठंडे, वो बोलते नहीं है मोदी के खिलाफ। आरएसएस बोलता नहीं है, तो फिर मोदी को चुनौती कौन देगा? बड़ा अत्याचारी कौन है, मोदी या इंदिरा गांधी? नहीं, अत्याचारी का सवाल नहीं है। दोनों लोकतंत्र में भी उनका कोई दिलचस्पी नहीं है या विश्वास नहीं है या आस्था नहीं है, दोनों ऐसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब तो यही है कि अगर मोदी कंटिन्यू करेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? नहीं, अगर इस प्रकार से आप लोग कायर बनते रहेंगे तो यहाँ फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आपकी कायरता से ये लोकतंत्र आज खतरे में है। हाँ बिल्कुल, मोदी की मंशा, वो डरपोक है, चाइना से बहुत डरता है, उसका कारण है मैं अभी झूठ बोला। यानी कि आप कह रहे हैं कि मोदी सबसे बड़े गद्दार हैं? इस मामले में तो 100% गद्दार है। झूठ बोल रहे हैं कि चाइना ने कोई ज़मीन नहीं लिया है, कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं, बट कौन सुनने वाला है? आप चाहते हैं 2024 में मोदी प्रधानमंत्री बने? ना, उसको नहीं बनने के लिए मैंने तो पब्लिकली में बोल दिया है। क्यों? नहीं, नालायक है आज की परिस्थिति के लिए, वो नालायक है। सोनिया गांधी नेता के कारण नहीं। लेकिन आप मानते हैं कि मोदी काल का अंत अब आ गया है? आज मैं तो भविष्यवाणी कर नहीं सकता, परंतु मैं इसको आने नहीं दूंगा, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। बजट के ठीक पहले सबको ये चिंता होती है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है आखिर वो पटरी पर है या नहीं है। बहुत सारे कारण हैं ये इस बात को कहने के लिए कि पटरी पर ये अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन एक नया शगुफा मोदी सरकार ने फेंका है। एक फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है जो कि ये कहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था को 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दिया जाएगा और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वो अगले 3 साल में बन जाएगी। अब इस चीज़ पर कैसे विश्वास किया जाए? बजट के ठीक पहले ये रिपोर्ट आई है, क्या ये एक नया शगुफा है? इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो मोदी सरकार
के लिए परेशानी बन सकते हैं, लेकिन न इस पर गोदी मीडिया बात करता है, न बीजेपी के लोग बात करते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जो कि पॉलिटिशियन भी हैं, स्टैटिस्टिशियन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और मोदी सरकार के सबसे बड़े आलोचक बीजेपी के अंदर रहकर हैं। डॉक्टर स्वामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीत अंजुम के प्लेटफॉर्म पर। इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम। बजट के ठीक पहले एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। ये क्या है? क्या वाकई में ऐसा कुछ आपको दिख रहा है? मैंने तो बहुत देख लिया है। उन्होंने 18 को मोदी ने कहा कि मैं 5 ट्रिलियन कर दूंगा अब, और 2022 तक। अब 2022 तो पार हो गई और हम 2014 में हैं। 5 ट्रिलियन के कहीं निकट नहीं है, तो उसका कोई हिसाब लेने वाला है ही नहीं। हमारी सरकार जो है वो ऐसे बयान देते रहती है जो प्रोपेगेंडा के रूप में आती है। बट आप उनको डिबेट में बुलाएंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि आप विपक्ष को बुलाइए, विपक्ष से। मैं बीजेपी में हूँ, तो बीजेपी में मेरे अपोज में कोई प्लानिंग कमीशन या वो जो भी वो कमीशन बनी है, या फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो इकोनॉमिक एडवाइज़र्स हैं, उनसे मेरा डिबेट करा दें और मैं बता दूंगा कि ये सब धोखा है पब्लिक में और इससे हमारी पार्टी की नुकसान होती है। लेकिन ये जो 7 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, ये 2030 तक हम भारत की अर्थव्यवस्था को 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, ये क्या है? क्या ये धोखा है? क्या एक शगुफा फेंक दिया है? पहले मैं ये पूछूंगा कि ये 7 ट्रिलियन जो इकोनॉमी आप कह रहे हो, ये आज की जो मुद्रा, आज की जो प्राइसेस हैं, दाम हैं, उसके आधार पर कह रहे हैं या इन्फ्लेशन को जोड़कर कह रहे हैं? इसलिए कोई आप उस दस्तावेज को पढ़ेंगे तो कहीं भी ये बात स्पष्ट नहीं किया है कि करंट प्राइस या कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस में ही होता है। अर्थशास्त्री जो होते हैं वो सिर्फ एक स्तंभ बना देते हैं कि हम 2014-15 से शुरू करके उसमें जो दाम थे उसके आधार पर जो उत्पादन है उसका हम, क्योंकि उत्पादन में कोई लीटर में है, कोई पाउंड्स में है या कोई किलोग्राम्स में है, तो उन सब को एक करने के लिए दामों पर हम उसको मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू लेकर जोड़ते हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी, कौन सा गणित निर्मला सीतारमन या मोदी जी लगा रहे हैं? अगर 60 ट्रिलियन, जब 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत बना था, उसको करते करते 60 साल लग गया। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी मोदी सरकार ने घुमा दी है कि अब 2030 तक आप 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे? नहीं, 7 ट्रिलियन, अब इन्फ्लेशन होगा तो 7 ट्रिलियन तो बहुत आसान है। मैं तो कहता हूँ 14 हो जाएगा। इन्फ्लेशन को भी आप 7 जोड़ करके आप गणित करेंगे तो फिर 7 हो, 10 हो, 15 हो। मैं कहता हूँ कि जो 2014 का जो दाम थे उसको पकड़ के रखे और सारे जो उत्पादन है उसको उसमें मल्टीप्लाई करके देखें तो आपको पता। मैं कहता हूँ कि जो 7% कहते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि कोई भी डिबेट मेरे साथ आ जाए, कोई नहीं आएगा, बट मैं डिबेट में प्रूव कर दूंगा। ब्लैक बोर्ड आप रखोगे उस इंटरव्यू में तो मैं कैलकुलेशन दिखा दूंगा कि आज मोदी आने के बाद हमारी ग्रोथ रेट 4% प्रति वर्ष ही रहा है जीडीपी में। लेकिन दावा तो वो 7% का कर रहे हैं कि 7%। वो तो करते रहेंगे। दावा करने के लिए मेरे साथ डिबेट करो, वो भी नहीं करेंगे। मुझे लिख कर दे दो, मैं लिख कर देता हूँ, उसका लिखित में जवाब दे दें, वो भी नहीं करेंगे। वो इतने डरे हुए हैं मुझसे कि कहीं नहीं आने चाहते, कि उनको पता है कि हम तो प्राध्यापक थे
और दुनिया के 100 सबसे मशहूर इकोनॉमिस्ट 2 थे जो जिनको पहले नंबर 1 जब नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में रखी गई, उसमें पहला नाम था पॉल सैमुएल्सन, उसका मैं जॉइंट ऑथर हूँ। और उसके बाद दूसरा साल साइमन कुजनेट्स को मिला, वो मेरा थीसिस एडवाइज़र था। तो ऐसे लोगों के बीच में मैंने और जहाँ तक साइमन कुजनेट्स हैं, वो कहते हैं कि जीडीपी का जो पिता है जिसने इसको पैदा किया वो है साइमन कुजनेट्स। मुझसे कौन ज़्यादा जीडीपी पर जाने जाएं, जब मैंने उनके साथ करके मेरा पीएचडी थीसिस जीडीपी की कैलकुलेशन पर थी। लेकिन सर आप जिस फॉर्मूले की और आप जिस कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार तो उस कैलकुलेशन को मानती नहीं है। मेरा आपसे ये पूछना है कि उनका जो कैलकुलेशन का आधार है, जिसके आधार पर निर्मला सीतारमण या मोदी जी कहते हैं कि देखिए हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है। कहाँ उन्होंने आधार छापा है? किसी डॉक्यूमेंट में छापा है? सिर्फ सब ऐलान है जैसे नहीं, वो कह रहे हैं हमने रिफॉर्म्स किए, हमने इन्फ्लेशन किया है, बट किया है तो मुझे बताएं, आप दिखाइए कौन से रिफॉर्म्स के लिए बात कर रहे हैं, कौन सी इशू में किसी लोगों की तनख्वाह बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, कौन सा सेक्टर में कितना बढ़ा है ये बता दीजिए, एग्रीकल्चर में कितना हुआ, मैन्युफैक्चर में कितना हुआ, सर्विसेज में कितना हुआ, वो तो नहीं बताते। और किस प्राइस पर आप उसकी सारे जो प्रोडक्शन है उसको जोड़ते हैं, आज की प्राइस या उस यानी 2014 का प्राइस। तो ये सारी कंपैरिजंस, ये एक अब टेक्निकल सब्जेक्ट है। और आईएमएफ को कभी उसका नाम ले लेते हैं, पर आईएमएफ वही छापता है जो आप उनको भेजते हैं। उनके पास कोई अपने कोई इकोनॉमिस्ट बैठ करके इसकी विश्लेषण कर नहीं सकते, वो गवर्नमेंट बॉडी है। लेकिन डॉक्टर स्वामी, जो चीज़ परेशान करती है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है, क्या ये मोदी जी का सबसे बड़ा झूठ है? झूठ है, धोखा है, ये लोगों को बुद्धू बनाने की बात है और कुछ नहीं। और उसका सबूत क्या है? मैं ये जो कह रहा हूँ, मुझसे डिबेट करें, मैं बीजेपी का ही हूँ तो मेरे साथ करें। ये नहीं, सबके सामने नहीं करना तो टेप करके फिर टेप दिखा दो। वो कर नहीं गए, करेंगे नहीं, आमने सामने भी आप बुलाओगे। क्या छुपा रही है मोदी सरकार अर्थव्यवस्था पर? ऐसा क्या छुपा रही है जो कि लोगों के बीच में जिसकी असलियत ना आ पाए? वही है ना, एक तो है जो गांव में जो मुद्रा यानी जो दाम हैं, जो प्राइसेस हैं, वो फिक्स प्राइसेस 5 साल के पहले की जो प्राइस थी या 10 साल के पहले जो प्राइस थी, उसके आधार पर उसकी क्या। अब मैं जा रहा हूँ मार्केट में, 10 रुपया में मुझे 10 केले मिल जाएं, 5 साल के बाद जाता हूँ और केले के दाम बढ़ गए तो मुझे तो 10 नहीं मिलेंगे, मुझे 5 मिलेंगे। अगर आप क्योंकि खुद एक इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को समझते हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा झूठ और धोखा है जो आपने कहा, उसके अगर 5 इंडिकेटर्स इस झूठ के अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी विफलता अर्थव्यवस्था में मोदी जी की क्या है, अगर 3 या 4 पॉइंट्स में मैं आपसे पूछूं तो वो क्या है सर? एक तो है रेट ऑफ जो प्रति वर्ष विकास की जो बात करते हैं, 7% अभी कह रहे हैं जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी वही उसी जीडीपी के आधार पर वो 4% है, ये झूठ है। दूसरा है कि देश में बेरोज़गारी कम हुई है, वो झूठ है। तीसरा है कि जो रेखा है, गरीबी की रेखा है, उस गरीबी की रेखा के नीचे जो संख्या है वो कम हुई है, वो झूठ है। तीसरा है कि हमारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, इंपोर्ट कम किया है, वो झूठ है। और चाहिए आपको तो मैं और सुना सकता हूँ। लेकिन
इतना झूठ क्यों बोला जा रहा है? दुनिया तो देख रही है ना कि भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ पर है। ये हमारे इतिहास में कौन सी नई बात है? हिटलर भी झूठ बोलता था, स्टालिन भी झूठ बोलता था, माओ त्से-तुंग भी झूठ बोलता था। सारे जो तानाशाही मंशा के लोग होते हैं वो डरते हैं सच बताने के लिए। तो इसका मतलब ये है डॉक्टर स्वामी की जो बात फाइनेंस मिनिस्ट्री की इस रिपोर्ट में आई है कि 2030 तक भारत 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, ये फालतू का एक शगुफा सरकार ने फेंका है लोगों को बुद्धू बनाने के लिए। यस, करेक्ट। और आप लोगों को किसी को हिम्मत नहीं होगी वहाँ जाकर पूछें, भाई डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं आप बुद्धू हैं, आपने धोखा दिया है, झूठ है, इसका जवाब क्या है? किसी को हिम्मत नहीं है आपकी अखबार सर मुझे हिम्मत तो है लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिलेगा वित्त मंत्रालय वही तो से। मैं कह रहा हूँ, आप घुस जाइए और पूछिए या क्यों नहीं दे रहे हैं आपको टाइम? आप कहिए कि आपको टाइम देंगे, परंतु आप कहेंगे स्वामी की जो बात है उसको खंडन करने के लिए मैं आ रहा हूँ। आप कहिए तो वो कहेंगे नहीं नहीं अभी मेरा बहुत बिजी है, वो है, ये है, वो है। तो इसी बात में अखबार वाले छापते नहीं हैं, एक ही अखबार छापती है, उसको बहुत कम लोग इस तरफ पढ़ते हैं, वो भी अंग्रेजी में है, वो है हिंदू न्यूज़पेपर। उसमें मैंने लेख लिखा है, अभी 2 हफ्ते में मेरा एक और लेख आएगा जिसमें ये सारी चीज़ों को मैं आंकड़े देकर कहूँगा ये सब झूठ है। नहीं, क्या मोदी जी को क्या इकोनॉमी की समझ नहीं है? निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय हैंडल नहीं करना आता? कमी क्या है? क्या इनके पास दिमाग नहीं है? निर्मला सीतारमण तो नाम के वास्ते वित्त मंत्री है। सारे पीएमओ में 4-5 बाबू लोग बैठ कर के तय करते हैं और वो ऐसे तय करते हैं कि मोदी की कद को ज़्यादा बढ़ाने की बात कहें और जो भी मोदी के विरुद्ध में जाती है उसको हम ना कहते हैं या उसके ऊपर हम दूसरा अपना आंकड़े देते हैं। तो इसमें कोई चेक ही नहीं है ना, कोई अखबार वालों की हिम्मत नहीं है, तो कोई कॉरेस्पॉन्डेंट को हिम्मत नहीं है वहाँ मिनिस्ट्री में जाकर निर्मला सीतारमण के सामने कहें। अब वो मद्रास में अभी घूमी है, कोई अखबार वाला जाकर पूछें तो इकॉनमी बताइए कि ग्रोथ रेट आपने कैसे किया। आप 2014 से ग्रोथ रेट जीडीपी का लेंगे तो ये गिरते आया है। उसका ग्राफ मैंने एक पुस्तक मैंने लिखी है जो वो छपी है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 2014 से लगातार जीडीपी गिरता हुआ। हाँ, जीडीपी ग्रोथ रेट। और जो दावा है सरकार का वो बिल्कुल उलट है। बिल्कुल बकवास है, उलट नहीं है, बकवास है। लेकिन इतना डिफरेंस सर कैसे आ सकता है? जो आपकी क्लास के जो इकोनॉमिस्ट्स हैं और भी कई लोग हैं जो वो सब डरपोक हैं। वो उनका मानना है कि जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही है उस तरीके से जिस तरह से सरकार दिखा रही है। तो? लेकिन जिस सरकार में आपने जो कहा कि 3-4 जो बाबू बैठे हैं और जो पीएमओ के थ्रू चलाते हैं पूरी अर्थव्यवस्था को, तो क्या उनको समझ नहीं है? क्या वो नहीं चाहते? वो क्या मोदी जी का बंटाधार करना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो उसकी उनकी नौकरी चली जाएगी या कोई झूठा केस डालकर कोई रेड हो जाएगी उनके घर में। हाँ, तो वो क्यों करें जब बाकी लोग नहीं कर रहे हैं? अखबार में जो पत्रकार हैं वो नहीं कर रहे हैं, प्राध्यापक लोग नहीं कर रहे हैं, तो जिनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, किसी टेलीविज़न में तो दिखाएंगे नहीं। यानी कि आप ये कह रहे हैं सर कि आपका ये मानना है कि जो 3-4 बाबूज जो मोदी जी के इर्द गिर्द हैं, जो अर्थव्यवस्था को सलाह देते हैं, सलाह नहीं देते हैं, सलाह लेते हैं, सलाह लेते हैं मोदी जी से। ओके, नहीं तो जो सलाहकार बने हुए हैं जो नाम के वास्ते, तो क्या वो मोदी जी को क्या डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं? मोदी जी का बंटाधार करने में लगे? नहीं, वो मोदी जी जो नरेंद्र मोदी जो उनको कहते हैं वही करते हैं, और कुछ वो अपने बल पर वो कुछ नहीं कहते। यानी कि मोदी जी उनको बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था ऐसा करो, कहो कि इकोनॉमी बहुत सुंदर जा रही है, ग्रोथ रेट बहुत हाई हो रही है, एग्रीकल्चर में अब बेरोजगारी कम हो गई है, वही करेंगे वो। तो क्या मोदी जी ने पूरी विश्व को मूर्ख समझ रखा है कि मूर्ख है कि किसी को समझ में नहीं आएगा? मूर्ख या डरपोक, अब दोनों में आपके अखबारों आपके सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि जो आप प्रचार करते हैं
आप जो अखबार में बोलते हैं ये तो पब्लिक को बताने की बात है, किसी को हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। लेकिन मोदी जी को इकोनॉमी का ई समझ में आता है? नहीं, कुछ नहीं, ABC नहीं है, पता है वो। मैं तो जानता हूँ, मैं तो मोदी को 1972 से जानता हूँ। लेकिन इतने कॉन्फिडेंस का उनके कारण क्या है? किस कॉन्फिडेंस से कहते हैं? कि इमरजेंसी में देख लिया, रीढ़ की हड्डी बहुत कम लोगों का होता है। हाँ, हमारे लोग चुपचाप कुछ करना है, जैसे उस समय इंदिरा गांधी ने इलेक्शन करा थी तो हमारे लोगों ने आकर उसको हरा दी, परंतु वो सब वो उस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। वो एक आतंक हवा बना के रखेंगे, और आतंक है ही। मैं आपकी बात, पत्रकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी पार्टी में कोई नहीं बोलता है, क्यों? सब मुझसे बात करते हैं और यही पूछते हैं कि आपको इतना हिम्मत कहाँ से आ गया। मैंने कहा मैं तो इमरजेंसी में सिद्ध कर दिया कि मेरे पास, मुझे किसी की परवाह नहीं है, किसी नहीं है, सच है सच, झूठ है झूठ। लेकिन डॉक्टर स्वामी, आपने कई प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यूज़ के दौरान आपने बार बार इस बात को दोहराया है कि बीजेपी अगर चाह ले, आरएसएस अगर चाह ले, तो मोदी जी इतने पावरफुल नहीं होंगे। लेकिन आपके ये सारी बातों कहने के बावजूद अभी देखिए जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, मोदी जी तो और पावरफुल हो गए। ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के वो हिंदू राजा बन गए हैं। और अब ये तो उनके आगे तो आपके दिमाग में बनी है, मैं तो ये अनुभव नहीं कर रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं आपने सुप्रीम कोर्ट में करा दिया, और हमें सब जगह में मीटिंग्स के लिए लोग बुला रहे हैं, और अभी काशी विश्वनाथ के लिए भी लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ही इसको उठाइए। तो वो नहीं है, वो जो अखबारों में आ रही है उसको आप दोहरा रहे हैं। तो अखबार, रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, या जो टीवी में आती है, ये सारी चीज़ें जो वो चाहते हैं वही होता है, और जो नहीं चाहते हैं वो उनको नौकरी से हटा देते हैं। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जिस तरीके का सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है, क्या राम के बल पर मोदी जी अब और पावरफुल नहीं बन गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो जानता हूँ कितने शंकराचार्य इनके विरुद्ध में हो गए हैं। ये हवा तो यही है कि ये, क्योंकि इन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी जब मैंने अपने केस पर बहस कर रहा था और मैं जीतने वाला हूँ ऐसा लगने लगा, तो मोदी ने अपने दफ्तर से एक पिटीशन फाइल करी, उसको एप्लीकेशन कहते हैं, कि जो ज़मीन नरसिम्हा राव ने राष्ट्रीयकरण किया, जिससे इतना बड़ा विशाल एरिया बन गई राम जन्मभूमि का, उसको हम रद्द करके दोबारा वो ज़मीन वापस करने चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठुकरा दिया, किसी अखबार में नहीं आया। आज भी मैं बोलता हूँ नहीं छापते, ट्विटर में मैं लिखते रहता हूँ। तो जब ऐसा स्थिति है, ये तो रशिया के जैसा हो गया या चाइना जैसा हो गया। तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने भारत को रशिया या चाइना बना दिया है? बना रहे हैं, बना नहीं दिया है। ये हमारे लोग जैसे इंदिरा गांधी को सबक सिखाए वैसे बैठे हैं, परंतु उनको मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन मोदी जी को कौन सबक सिखाएगा सर? सिखाने वाले तो पब्लिक है, सिखाना। मैं ये हमारी पार्टी में ऐसे भी लोग हैं, वो कहते हैं कि हम अभी कुछ करेंगे तो उसका फ़ायदा तो सोनिया गांधी को जाएगा, और सोनिया गांधी को तो आप भी नहीं चाहते। मैं तो जानता हूँ सोनिया गांधी तो इस देश की नहीं है, KGB के साथ उसकी बड़ी लंबी रिश्ते हैं। वो पता नहीं कई और चीज़ें हैं जो आपके टीवी में मैं कह नहीं सकता, परंतु वो हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। उसको कभी नहीं पावर में आना चाहिए। वो प्रधानमंत्री बन जाती थी, मैंने नहीं रोका। उसमें बेचारे हमारे राष्ट्रपति जो थे और डॉक्टर अब्दुल कलाम, वो बेचारे उसमें बहुत पछताए, क्योंकि उन्होंने जो मैंने कहा उसके आधार पर उनको शपथ देने के लिए इनकार कर दिया था।
और जिस कारण से मैंने बताया वो कोई अखबार नहीं छापेगा। लेकिन जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखिए राम मंदिर है, मोदी जी की एक अपील है, और तीसरा कि देयर इज नो अदर आप लोग ऑल्टरनेटिव। काफी आप ये तो मैंने बहुत सुना तो ये है, तीन इंदिरा गांधी factors के, हैं मैं जिसकी तो वजह से नरेंद्र क्या बोले हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल से सुनता हूँ कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव। ये तो आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए बोलते हैं, और हो सकता है ये मोदी के ही लोग हैं, वो जवाब नहीं दे सकते हैं तो ये बोलते हैं कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अरे तुम्हारे इलेक्शन में जो किसी को पकड़ के बना दो, मोदी इतना ख़राब है तो इससे ख़राब तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों अल्टरनेटिव चाहते हैं? कोई देवता अल्टरनेटिव चाहते हैं? लेकिन सर बीजेपी में कहाँ ऑल्टरनेटिव है मोदी का? वो हजार हैं, मैंने नाम नहीं लूँगा, उनको निशाना बनाएंगे, बहुत लोग हैं। कौन तलाशेगा ये ऑल्टरनेटिव? ये जब खाई पैदा होगा, कोई एक मोदी जी मोदी निकल जाएंगे तो फिर हम ऑटोमेटिकली कहेंगे, जैसे जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद शास्त्री आ गए। शास्त्री को पहले कोई मानता ही नहीं था। नहीं, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? वो आसार तो पूरे लग रहे हैं उसके। तो आप लोग अभी से अपने हथियार डाल दी तो मैं क्या करूं? नहीं, मैंने हथियार नहीं डाला, मैं तो जिस तरीके की तो ये क्या नहीं, देखिए ये उसको कहने की क्या जरूरत है आपको? वो दोबारा बन रहे हैं तो मैं क्या घर में बैठ जाना चाहिए? मैं ना बनूं इसके लिए मैं तो प्रयास कर रहा हूं, और लोग भी कर रहे हैं। हो जाएगा तो ठीक है, बनाने वाले में भी हम ही हैं, क्योंकि उस समय सोनिया गांधी के विकल्प में कोई भी अच्छा है ऐसा था। बाकी लोग किसी बात पर उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिनके नाम पहले चलता आपको था। पछतावा होता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री भारत नहीं, के बने? मैंने उस समय और कोई नहीं बन सकता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो परिवर्तन आई हैं वो हो सकता है उनका मूल चरित्र है, परंतु वो सारे बाहर आए जब उसको हिम्मत हुआ कि मुझे अब किसी की चिंता नहीं है। लेकिन मोदी जी के आप सबसे बड़े आलोचक पार्टी के अंदर रह के कैसे बन गए? क्या चीज़ उनकी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है? आप पार्टी से पूछिए कि आप स्वामी को ये अनुमति क्यों देते हो? मैं रोज़ कुछ बोल रहा हूँ, इससे जो आपके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं होता है। हाँ, क्या एक्शन होगा? मैं बाहर से भी वही बोलूँगा, उतना ही पब्लिक मानेगी मुझे। इन्होंने गलती की कि मैं पार्टी का आदमी होता, मिनिस्टर होता, और मुझे वो निकाल देते तो मुझे लोग कहते हैं हाँ अब मिनिस्टर नहीं है तो विरोध में बोल रहे हैं। इनकी गलती थी, मुझे अलग किया, सबको शॉक हो गया, भाई ये तो फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले थे, सारे देश भर में इसकी प्रचार हो रही थी, और ये क्या कर दिया, क्या मोदी ने गलत काम कर दिया। और जैसे इकॉनमी बिगड़ी तो और भी लोग बोलने लगे। तो और अब चाइना ने आकर हमारी ज़मीन हड़प कर ली, तो मैं चाइना का यानी बोलते आया हूँ कि भाई उन्होंने इतना ज़मीन हड़प कर लिया है। तो लोग आज हमें एक जो सच बोलता है और लोगों को सच बात बताता है वो इमेज बने, ये क्या कर सकते हैं? मुझे निकालेंगे तो और बड़ा समस्या हो जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो इकोनॉमी का बंटाधार किया, दूसरा फॉरेन पॉलिसी इश्यूज देश को बेच दिया। लेकिन मोदी जी के इंडिविजुअल कैरेक्टर पे क्या कहेंगे आप? जो उनका एक चरित्र है, जिस तरीके से वो पेश आते हैं, जो लोग कहते लोकतंत्र का हैं, लोग किया मुझे है। कहते हैं कि जय भाई चरित्र के बारे में बात मत करो, ये निजी मामला है। मैं कह दूंगा तो आप ही यहाँ से उठ के चले जाएंगे। नहीं, मैं उनके पॉलिटिकल कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। पॉलिटिकल कैरेक्टर तो आपके आमने सामने है, मुझे क्या बतानी है? वो सहन नहीं करेंगे, वो कोई उनके विरुद्ध में कुछ लिखेगा, कोई ऐसी बात जो छिपी हुई है उसको बाहर निकालेगा तो कल पता नहीं वो जिंदा रहेगा कि नहीं। तो ये है ना, तो ये डर जो है वो होते हुए मैं क्या, मुझसे बोलने से क्या फ़ायदा है? कौन छापेगा? आप भी नहीं छाप सकते। आपको डर नहीं लगता कि आप मोदी जी के खिलाफ मैं बोलते तो हैं कभी डरा नहीं था, मैं तो ब्राह्मण हूँ ना। तो आपको कभी डर नहीं लगता कि मोदी जी कुछ देखो, जो डरता वो ब्राह्मण हो नहीं सकता। ब्राह्मण गुण है। मैं इस परिवार में पैदा हुआ वो ब्राह्मण नहीं होता। भगवान कृष्ण ने तो कह दिया गीता में कि ब्राह्मण होगा वो जो ज्ञानी, त्यागी और साहसी।
तो ये 3 गुण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं हो सकते। चुनाव सिर पर है और ईवीएम्स को लेकर बहुत ज्यादा बात हो रही है कि वो ईवीएम्स कुछ नहीं, वो ईवीएम से कुछ नहीं होगा। नहीं सर, लेकिन अभी एक खबर आई है। अरे खबर मैं ही लाया था ईवीएम्स। आप जाएंगे और देखेंगे, उस समय मैंने ही कहा था ईवीएम्स होनी चाहिए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस डालकर वो आदेश आने के बाद ये आई। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आईएएस ऑफिसर जो पूर्व सेक्रेटरी हैं ईएस शर्मा, उन्होंने एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, और ये कहते हुए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि चिप्स बनाती है, ईवीएम्स बनाती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 4 बीजेपी के लोग कैसे बैठ सकते हैं, उस चीज को वो बात पॉइंट सही आउट किया है, वो बात सही है। तो, और ये शर्मा कौन है आपको पता है? मेरी बेटी की फादर इन लॉ है, तो मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। ये बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनको वो भी त्यागी टाइप हैं। आईएएस में थी, सब छोड़कर चले गए, अब विशाखापट्टनम में रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि उनका जो स्टडी होगा वो तो बहुत ठीक ही होगा। बात उन्होंने कही तो सही बात कही, ये बीजेपी वालों को क्यों वहाँ बैठाया? क्या करेंगे आप होंगे कि जिस जगह में हार रहे हैं वहाँ कह देंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई, इतना ही कह सकते हैं। बट मशीन वोट को बदल देगा, ये ओनली मूर्ख कहेगा, और कोई नहीं कहेगा। नहीं, लेकिन जो वो चिप डाली जा रही है, जो बात मिस्टर शर्मा ने भी लिखी है उस चिट्ठी में, क्या कि भाई आप बीजेपी के लोगों को आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के आप क्यों बैठा रहे हैं? क्यों? मसला वो अलग बात है। चिट्ठी लिखी no, है। ये चिप का कहाँ है नहीं, उसमें? उन्होंने ये भी लिखा है ना कि जो स्केप्टिसिज्म ईवीएम्स को लेकर हो रहा है, तो उस पे चुनाव आयोग को क्लैरिटी करनी चाहिए, बोलना चाहिए नहीं, इस पर। आपने जो कहा कि चिप्स को बदल देंगे, ये कहाँ कहा उन्होंने? बदल ही नहीं सकते। वो मशीन बनती है जापान में और वहाँ से बन के आती है, और उस चिप को बदल नहीं सकते। सिर्फ नाम बदल सकते हैं, परंतु वो दिखेगा आपको। नहीं तो लेकिन अच्छा, दूसरा है, मैं ये कहता हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक और चीज़ जोड़ी बाद में, जब ये सब संदेह आया, वो है वीवीपीएटी, वो जानते हैं? वीवीपैट, हाँ। तो जब आप जाते हैं, वो एक पेपर आता है वो टीवी जैसा कैमरा में, और उसमें आपको दिखाता है कि आपने किसको वोट दिया, और वही पर्चा गिरती है बक्सा में अलग से। चुनाव हारने के बाद उसको खुलवाओ, कोई नहीं करता। हाँ, मशीन ने कर दिया, मशीन ने। अगर 100% वीवीपैट अगर कर दिया जाए तो क्या मोदी जी की पोल खुल जाएगी? नहीं, किसी की 100% क्या, जिसको संदेह है कि भाई मैं तो जीतने वाला आदमी हूँ, मैं हार गया हूँ, तो उसको कहना चाहिए इस बक्सा को खोलो। एक ही व्यक्ति ने शुरू किया और उसकी पिटाई हो गई तो वो भाग गया। वो है चिदम्बरम के इलेक्शन में चरण हार गया था, तो एडीएमके के आदमी ने फिर कहा कि मैं मेरी वो गिनती चाहता हूँ मेरे पेपर्स के, जो कैमरा में आकर सबको दिखता है, और एक अलग से बॉक्स में उसको रखा गया है। तो मैं चाहता हूँ, जैसे वो हुआ, करुणानिधि जो इसके सहयोग में थे चिदम्बरम के, उन्होंने वो रिटर्निंग ऑफिसर की ये हालत की, घर में फ़ोन करके बीबी को डरा कर, कि वो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि नहीं मैं नहीं अलाउ करूँगा। और फिर वो जो एडीएमके के आदमी था कैंडिडेट, उसको पैसा मिल गया तो उसने भी छोड़ दिया। कहता कहीं को मैं ये सारा लूँ जब समाज में सब ठंडे पड़े हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो बात अभी सैम पिट्रोडा ने भी हाल में कही थी कि अगर ईवीएम्स को लेकर क्लैरिटी अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, तब तो फिर मोदी जी को 400 पार मोदी जी सीट कर जाएंगे? तो ये अमेरिका में बैठ के क्यों कहता है, यहाँ आकर कहने को? वो तो बेल पर है, आपको पता है, नेशनल हेरल्ड में। हाँ, उसकी कोई कीमत है? एक तो इंडिया में नहीं रहता, हाँ, अमेरिकन पासपोर्ट है, हाँ, और वहाँ से वो लेक्चर दे रहा है, उसकी मैं क्या कीमत दूँ? लेकिन आपको नहीं लगता कि मोदी जी कोई खेल कर रहे हैं ईवीएम के साथ? कर नहीं सकते। जो डरपोक है वो मोदी जी का खेल कर रहे हैं। ये बोल करके आप
और मोदी जी आप कहते हो, मैं तो उसको मोदी जानता हूँ। मोदी जो है वो और उसका बल बढ़ती है। डराओ मत लोगों को, कहोगे नहीं नहीं इलेक्शन वो सब ठीक होगा, आप निर्भय होकर जाकर वोट डालिए, और यदि आपको लगता है कि आपकी वोट उस हिसाब से नहीं आई जिस हिसाब से आपने गणित की, तो उसका खुलवाने के लिए बोलिए। अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो मोदी जी ने जो स्पीच दी थी, मोदी कहिए। हाँ, मोदी ने जो स्पीच दी थी, तो मोदी ने उस अपनी स्पीच में 4 बार इस बात का जिक्र किया कि काल चक्र बदल रहा है और काल चक्र बदलेगा। ये तो बाहर आकर क्या, हाँ, जब स्पीच दी थी, वो तो इसमें राम मंदिर का क्या संबंध है नहीं उसका? तो काल चक्र बदल रहा है किसका? मोदी का वो काल क्या चक्र फर्क बदलेगा? पड़ता है वो क्या बोलते हैं, कुछ मतलब है। एक बार उसने कहा 2ab कहाँ से आ गई a+b² में तो सब हंसे, इनको समझ में नहीं आई क्यों हंस रहे थे। कहते a² + b² कह सकते हैं, बट ab कहाँ से आ गया और क्या करें, हम सब हंसेंगे। लेकिन तीसरे टर्म में अब क्योंकि ये माना जा रहा है कि भाई मोदी तो प्रधानमंत्री माना अगर जाने बनेंगे, तो देखो, मैं इसमें कभी नहीं बोलने वाला हूँ। लोग कहते थे कि नेहरू के कोई विकल्प नहीं है और वो अच्छा होगा, वो 100 साल रहेंगे। तो क्योंकि नेहरू का कोई, लाल बहादुर शास्त्री आए, पहले कहते तो सब हंसते, वो नेहरू से भी अच्छे निकले। ये इस देश में लेकिन अब तो आरएसएस भी मोदी को हाथों हाथ लेकर बैठा हुआ है। आरएसएस की क्यों? हिम्मत आरएसएस के क्या दायित्व है इसमें, मैं पूछता हूँ। आरएसएस ने जब जनसंघ बनाई थी, उन्होंने इसीलिए बनाई थी क्योंकि नेहरू इनके ऊपर प्रतिबंध लगाई, झूठे आरोप लगाई कि इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। तो इन्होंने देखा कि पार्लियामेंट में कोई भी नहीं बोल रहा हमारे पक्ष में, तो तब उन्होंने कहा कि फिर हमारी एक पार्टी होनी चाहिए जो हमारे बातों को भी कहेगी, इसीलिए जनसंघ बनाई थी। और जनसंघ बनाने के बाद उन्होंने एक ही कमिटमेंट दी कि जब इलेक्शन होगा तो बूथ में हमारे लोग बैठ के आपको मदद करेंगे। परंतु बाकी तो आरएसएस का काम नहीं है। आरएसएस चुप है, क्यों? तुम्हारे लिए बोले तुम चुप हो, और आरएसएस को कहते हो तुम आरएसएस क्यों चुप हो? नहीं, लेकिन मुझे डॉक्टर स्वामी जो बात समझ में नहीं आती कि बीजेपी में सारे डरे हुए हैं, कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा नहीं। आरएसएस सारे नहीं, मैं नहीं डर रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर तो फिर सारे मत बोलो। हाँ, तो ज्यादातर लोग बोलो, आपको छोड़कर ज्यादातर हाँ, ठीक है, ये बोलो। बिल्कुल हाँ, डरते ठंडे, हैं। हाँ। वो बोलते नहीं है मोदी के खिलाफ, हाँ। आरएसएस बोलता नहीं है, तो फिर मोदी को चुनौती कौन देगा? वो तो उनको पूछना चाहिए, मुझे क्यों पूछते हो? मैं तो जानता हूँ कि इमरजेंसी में भी ये लोग कहते थे। मैंने एक दिन पार्लियामेंट में आ गया, मेरे ऊपर कितने 18 केसेस थे, विदेश में था, विदेश से आया, एयरपोर्ट में पकड़ नहीं सके, उनको पता भी नहीं था कि मैं आया हूँ, और मैं फिर पार्लियामेंट में गया और सब देख रहे हैं मुझे, और मैंने एक छोटा सा स्पीच भी दे दिया कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें डेमोक्रेसी भी मर गई है, उसका भी एक जो होता है क्या, मरने पर उनका एक ये होता है स्पीकर का। मैंने कहा उसका भी आप कर दीजिए। और फिर मैं बाहर निकला, फिर मैं विदेश अमेरिका चले गया, ये पकड़ नहीं सके मुझे। तो ये कैसा हो सकता है? मैं पहले बताता लोगों को, लोग कहते हैं कि ये पागल है, जैसे एयरपोर्ट में ही पकड़े जाएगा। मैं तो इस चीज़ से चिंतित हूँ कि अगर मोदी आ गया 2024 में तो फिर देश का क्या होगा, लोकतंत्र का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इस देश को कोई दबा नहीं सकता, इसकी काल आ गई है, और जो हम भुगत रहे हैं मुसलमानों ने नहीं कर सके, अंग्रेज़ों ने नहीं कर सके, और बस हमारे थोड़े इधर उधर नुकसान किया, हमारी ज़मीन को थोड़ा काट के दूसरे को दे दिया। परंतु हिंदुस्तान आज चमक रही है, और चमक रही है क्योंकि हमारी पब्लिक के कारण, नेता के कारण नहीं। लेकिन आप मानते हैं कि मोदी काल का अंत अब आ गया है? आज मैं तो भविष्यवाणी कर नहीं सकता, परंतु मैं इसको आने नहीं दूंगा, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। लेकिन बीजेपी में तो आपने कहा कि बहुत नेता हैं, आप नाम नहीं लेना चाहते हैं उनका, आपने कहा, लेकिन अभी तो फिलहाल
दूर दूर तक किसी का नाम नहीं मैं है आप मोदी के चारों अखबार तरफ। वालों को खुश करने के लिए ये विरोध करेगा वो विरोध करेगा नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको तो न्यूज़ चाहिए और उनको समाचार चाहिए, दोनों मैं नहीं करूँगा। ये जो होगा वो देखो। लेकिन आप ये मानते हैं कि अगर मोदी आ गए तो फिर देश में चुनाव अगला नहीं होगा? नहीं वो सब बकवास है, वो उसका बस का नहीं है। ये दोबारा आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो बच्चा पैदा हो गया तो नाक टेढ़ा हो गया तो क्या करोगे, इसलिए बच्चा नहीं पैदा करोगे। हो सकता है ना बच्चा पैदा होए ना उसका नाक टेढ़ा हो, उसके बाद उसकी शादी नहीं हो सकती, ये सब फिक्र पहले से करोगे। जोखिम लेना एक बात होती है और भगवान पर विश्वास करना चाहिए। मोदी क्या विपक्ष से इतने डरे हुए हैं कि जितने भी विपक्षी नेता हैं सबके पीछे देखिए ईडी छोड़ दिया है? वो डरे हुए नहीं है, लालू यादव डरे हुए नहीं है, वो डरे हुए नहीं है। वो जानते हैं ये सब कायर हैं और सब ने गलत काम किया है। कांग्रेस के ज़माने में यही हुआ कि लूटो बनाओ, चुनाव के लिए व्यवस्था करो और जितना कुकर्म करना करते जाओ। तो क्या मोदी 100% ईमानदार है? मोदी का ईमानदारी के सवाल नहीं है, मैं कहता हूँ उसको तो पता है सब कुछ किसने क्या किया, तो ये लोग उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। उनको किसी कांग्रेस के नेता को खड़े होकर कहना चाहिए कि मोदी ने फलाना जो प्रमुख नेता हैं गुजरात के, उनकी हत्या करने में उन्होंने आदेश दी। बोलेगा कोई? सबको पता है, जाके गुजरात में बोलो फुसफुस सब कहेंगे हाँ ठीक बात है। मोदी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार, ये जो उनका जुमला है चल रहा है, तो आपको लगता है कि मोदी की जो ईमानदारी है उस पर कोई संदेह नहीं है? मैं देखो इसमें आप बार बार क्यों पूछते हो? वो ईमानदार है नहीं है, वो गद्दी में बैठा है, उसको हटाना है। वो ईमानदार हो और उसकी नीयत ख़राब है तो वो भी बुरा है, और वो ईमानदार हो और राष्ट्र की इन्हें जो विकास होनी है वो नहीं हो रही है। वो ईमानदार है फिर भी चाइना ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर हड़प कर ली, उसके लिए वो बुरा है। तो ये ईमानदार का सवाल आप क्यों उठाते रहते हैं? जैसे अखबार वाले सब ईमानदार होते हैं तो इसलिए अखबारों से मैं मिलना बंद कर दूं? डॉक्टर स्वामी, इतने सारे भारत में प्रधानमंत्री बने, लेकिन आपको लगता है कि जो सबसे विफल प्रधानमंत्री थे वो आज मोदी साबित हुए हैं, जिन्होंने देश का बिल्कुल बंटाधार कर दिया? सबसे विफल तो वो जो यूपी के थे सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो सबसे थर्ड रेट थे। फिर उसके बाद मोदी उनसे बेहतर है आप कह रहे हैं? नेचुरली उन्होंने सरकार चलाई, वो तो सरकार 9 महीने में गिर गई। और उसने सारे उल्टा सुल्टा करके बदनाम किया भारत देश का। ये सारा जो रिजर्वेशन का जो आज एक माहौल बनी है उसी ने तो किया। किसने कहा था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो पिछड़े समुदाय है उसके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। इन्होंने पिछड़े जाति कर दी, उसमें सेठ लोग, बिजनेसमैन, अमीर लोग, सबको रिजर्वेशन मिल रहा है, और जो ब्राह्मण कहलाते हैं वो गरीब हैं उनको नहीं मिलता है, और हाई मार्क्स मिलने से भी वो कम पड़ता है। तो ये सारी चीज़ उसने किया, वीपी सिंह। और लेकिन जो मोदी और शाह के रूल का जो सबसे बड़ा कहेंगे कि जो सबसे विफलता का जो सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है वो क्या है? इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी आपने बताया, बस, लेकिन इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इसके अलावा मैं क्यों सोचूं? नहीं, इसके अलावा जो लोकतंत्र का वो हश्र कर रहे हैं और जिस तरीके से लोकतंत्र का कर रहे हैं, तो वो इसीलिए है कि जो जिनके पास वोट है सब डरपोक हैं। पत्रकार क्यों नहीं बोलते?
अब मैं आज बोल सकता हूँ क्योंकि मैं उसके मुंह पर बोलता हूँ, जब मैं पार्टी का मेंबर हूँ तो बाकी लोग क्यों नहीं बोलते? ये चमचागिरी क्यों करते हैं? ये आजकल वो जो चलाते हैं तो टीवी में, नाम ले सकता हूँ बट आपको दुखी नहीं करना चाहता हूँ कि आप उनके दोस्त हैं तो आपके वो क्या सोचेंगे। तो मैं कहता हूँ कि इस देश में जिनको खड़ा होना चाहिए वो नहीं खड़ा होते। तो मैं मोदी जी क्यों मैं रो? मैं उसका विरोध में हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर स्वामी, ओपनली विरोध में हूँ। आपको लगता है कि अगर आज पत्रकार जितने भी हैं, और स्पेशली जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, अगर वो ईमानदारी से मोदी सरकार से सवाल पूछने लगे या मोदी से पूछने लगे, तो मोदी 2 दिन में गिर जाएंगे? नहीं, बट वो गिर जाएंगे जिसने सवाल पूछा। वो त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। वह सब मुफ्त में नहीं मिलेगा। तो इसका तो मतलब यही है ना कि मोदी इज एट एन ऑल टाइम हाई, वेरी वेरी पावरफुल। इसका क्या मतलब निकाला जाए? नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ। ये तुम्हारी गिरावट को मोदी की ऊंचाई की मत बताओ। तुम गिर गए और उसमें वो शक्तिशाली से लगता है। मैं रोज़ इसकी बुराई करता हूँ ट्विटर में, वो कुछ नहीं करता है मुझे, क्योंकि वो अक्लमंद है, उसको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अभी सोनिया गांधी को नहीं पता था, इसलिए उसको जेल भेज दिया मैंने। अभी तो इसमें है ना, अरेस्ट हुई थी और उसके बाद बेल मांगी, मैंने कहा नो ऑब्जेक्शन, तो बेल में है आजकल नेशनल हेराल्ड में। डॉक्टर स्वामी, अभी जिस तरीके से बिहार में जो प्रकरण हुआ, नीतीश कुमार की सरकार वहां पर चल रही थी, एकदम से तोड़फोड़ हुआ, नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, जो कि पहले भी कई बार वो बदल चुके। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि मोदी और शाह ने उनको बहुत बुरी तरह से फंसा दिया है तो मिलकर। तो उसकी कमजोरी है, तो इनका क्या है? अमित शाह ने कुछ किया है और वो गलत है तो केस डाल दो। आप भी डाल सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे कर। मैं वकील चाहिए तो वकील भी भेज दूंगा आपके पास। बड़े डरते हैं सब, बोलते हैं कि नहीं गलत हुआ गलत हुआ। अब वो तो नेता है, उसने तय किया है, वो गलत काम किया सही काम किया है, आपने किसी ने रोका नहीं। और कांग्रेस तो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि उन्होंने ये सारा शुरू किया। आया राम गया राम तो कांग्रेस ने शुरू की थी। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं ये देखना चाहिए। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा मोदी और शाह का, कि इधर की सरकार उधर से तोड़ो, इधर से खींचो लोगों अरे सोनिया गांधी के मैंने आने के पहले इंदिरा गांधी और संजय थे, उन्होंने क्या अत्याचार की थी। लोग यही मुझे पूछते थे कब जाएगा कब जाएगा। मैं कहता पहले तुम चले जाओ फिर मैं बताऊंगा कब तो जाएगा। बड़ा अत्याचारी कौन है, मोदी या इंदिरा गांधी? नहीं, अत्याचारी का सवाल नहीं है। दोनों लोकतंत्र में भी उनका कोई दिलचस्पी नहीं है या विश्वास नहीं है या आस्था नहीं है। दोनों ऐसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब तो यही है कि अगर मोदी कंटिन्यू करेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? नहीं, अगर इस प्रकार से आप लोग कायर बनते रहेंगे तो यहाँ फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आपकी कायरता से ये लोकतंत्र आज खतरे में है। खड़े हो जाओ, क्या करेगा? कितने लोगों को मार गया? क्या करता? मार सकता है, जान से तो नहीं मार सकता। तुमने कुछ गलत काम किया तो कह दो कि मैंने ये गलत काम किया, परंतु आज देश के लिए मैं सही काम कर रहा हूँ, ताकि वो गलत काम ढूंढेंगे भी तो पब्लिक कुछ उसको मानेगी। लेकिन मोदी तो अपने आप को और शाह अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी मानते हैं कि उनसे बड़ा राष्ट्रवाद कोई है ही नहीं। तो मानने दो ना, उनको अधिकार है सोचने के लिए। कोई आपने समझ, कोई वो कल कहेंगे कि हम सबसे सुंदर हैं, सो सिनेमा में मेरा भाग होना चाहिए, ऐसा कहेंगे तो हम कैसे रोक सकते हैं? आप क्या करने वाले हो वो है। नहीं, वो तो बात सही आप कह रहे हैं कि अगर मीडिया सवाल करे तो मोदी जी नहीं, मैं कहता हूँ मीडिया वो मेरी बात को छाप दें, वो नहीं कर सकते, इतने कमज़ोर। फॉरेन पॉलिसी पे भी आपने चाइना का जिक्र किया कि चाइना ने कितनी सारी भारत की ज़मीन हड़प ली है। अब हालत ये है कि छोटे छोटे देश हैं, जैसे मालदीव्स है, नेपाल है, बांग्लादेश है, वो सब भी भारत को आंखें दिखा रहे हैं। उसका मेन जो कल्प्रिट है, क्या वो मोदी है? मोदी की विदेश नीति है?
हाँ बिल्कुल, मोदी की मंशा वो डरपोक है, चाइना से बहुत डरता है। उसका कारण है, मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। पर ऐसा क्या है सर कि वो मैं बता नहीं क्यों सकता। इतना वो डरते हैं चाइना से? मैं बता नहीं सकता, बट डरते हैं। क्या उन्होंने अपनी कोई चीज गिरवी रख दी है मैं चाइना ये में? सब कुछ इसकी जवाब नहीं दे सकता। इसके वक्त नहीं आई, जब आएगा तो मैं बोलूँगा। यानी कि ऐसा कोई बहुत बड़ा राज है? ऐसा है जिससे आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएंगे। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि राष्ट्र हित में आपको ये बात शेयर करनी चाहिए? हाँ, मुझे लेक्चर देने आ गए राष्ट्रहित का सबसे, और क्या, बाकी लोग सब बैठे रहे और फिर मैं मोदी को हटा दूंगा तो ये सब मुझे भूल जाएंगे। मैंने देखा जब इमरजेंसी में मैंने इंदिरा गांधी की हालत ख़राब की, किसी ने याद किया उसके बाद? अटल बिहारी वाजपेयी जो माफ़ीनामा लिख रहे थे वो मुझे लेक्चर देने लग गए। तो ये हमारी समाज को समझना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या उन्होंने गिरवी रख दिया है जो जिसकी वजह से मतलब चाइना से उफ भी नहीं कर पाते वो तो उन्हीं से पूछना चाहिए, परंतु ज़रूर उन्होंने गद्दारी की। चाइना ने ज़मीन हड़प की, मैंने बताया, उन्होंने कहा कोई आया ही नहीं, कोई गया नहीं, झूठ बोला। यानी कि आप कह रहे हैं कि मोदी सबसे बड़े गद्दार हैं? इस मामले में तो 100% गद्दार है। झूठ बोल रहे हैं कि चाइना ने कोई ज़मीन नहीं लिया है, कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं। बट कौन सुनने वाला है? सोचते हैं ओ स्वामी हमारे और चाइना का झगड़ा पैदा करने चाहते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्त तो मैं था चाइना का। मैं उनका भाषा जानता हूँ। मैं 16 बार चाइना गया हूँ। मेरे विद्यार्थी लोग सब वहाँ बड़े बड़े पोस्ट में हैं। नहीं, लेकिन चाइना की नीति को लेकर कभी भी मोदी जी ने आपसे आज तक कभी कोई सलाह मशविरा कुछ भी नहीं किया? नहीं, एक ही बार उन्होंने कहा था मुझसे कि एक बैंक बन रही है, ब्रिक्स बैंक। उसका प्रेसिडेंट बनने के लिए सारे 5 जो देश हैं सब आपका नाम ले रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप करो। मैंने कहा मैं तो हार्वर्ड छोड़ के आया हूँ इंडिया, तो अब इंडिया छोड़ के मैं शंघाई जाऊँगा? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। ये नहीं कि मोदी के काल में मुझे कुछ दिया नहीं, बहुत कुछ ऑफ़र किया, परंतु मैंने माना नहीं। मैं तो कहा मैंने राजनीति में हूँ, पार्लियामेंट या मिनिस्टर, इससे आगे मैं और कुछ नहीं चाहूँगा। लेकिन मोदी ने आपको मिनिस्टर भी नहीं बनाया। हाँ, तो क्या करूँ मैं तो नहीं रो रहा हूँ, मुझे तो ज़रूरत भी नहीं है। मैं मिनिस्टर होता तो भला करता, उसको भला नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँ? लेकिन अगर आप मिनिस्टर होते, हाँ, मान लीजिए, हाँ, तो क्या आप मोदी के खिलाफ बोल सकते? अब बोलूँगा। मैं तो मिनिस्टर था जब चंद्रशेखर थे, तो जो कहते थे मैंने कहा ये गलत कह रहा है, मैं इसको कैबिनेट मीटिंग बुला करके तय करने बोलो। और मैंने कहा कि करुणानिधि की गवर्नमेंट को डिसमिस करो। उन्होंने कहा कि नहीं ये कैसा हो सकता है। मैंने कहा नहीं, तो कैबिनेट मीटिंग बुलाइए, मैं बात रखता हूँ। तो ये कह रहे अरे तू तो कभी सुधरेगा नहीं, और उन्होंने डिसमिस किया। तो ये होना चाहिए कि आप हमारी बात को काट नहीं सकते हो तो फिर मान लो। वो मोदी चंद्रशेखर में था, वो डेमोक्रेट था। लेकिन सर विदेश नीति एक ऐसी चीज़ होती है कि एक आम कॉमन मैन को थोड़ा सा उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम समझ में आती हैं। हाँ, लेकिन तो मैं तो कॉमन मैन नहीं हूँ ना। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जो आज मोदी के नाम पर वोट डालते हैं, लेकिन मोदी की असलियत क्या है वो उससे वाकिफ नहीं है। तो और वो ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है, वो अंधे की तरह जाके वो मोदी को वोट डाल देंगे। हर देश में होता है। ट्रंप के कितने वोटर्स हैं ऐसे? ये तो दुनिया में होता है। सिर्फ लोकतंत्र में जो हस्तक्षेप करते हैं या उसको भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए हमें चिंता करनी चाहिए। अब वो करते हैं, वो लोगों को मायावी में लाते हैं, इस प्रकार से चिंता हमारी अधिकार नहीं है। लेकिन तो उनका कला है। मोदी भी तो मायावी है ना? तो मायावी है तो मैं क्या करूं? इसलिए मैं घर में बैठ जाऊं? मैं जो कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। लेकिन आप आखिर में मैंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा पूजा में बैठ नहीं सकते क्योंकि पत्नी को नहीं लाए। किसी को हिम्मत था वो कहने के लिए? मैंने कहा, उसके बाद उसमें नहीं रह सके। आप लोगों को कहने में क्या प्रॉब्लम है?
पत्रकार में नहीं, हम लोगों ने तो बहुत इंटरव्यूज किए, शंकराचार्यों के इंटरव्यू किए, अरे शंकराचार्य लोगों के को ने कहा बताया। कि बीबी नहीं आएगी तो हम नहीं मानेंगे, नहीं कहा। और बीबी को क्यों अलग से रखा है, ये भी पूछ सकते हैं ना, आप कोई नहीं बोल सकते। और भी मैं कह सकता हूँ, बट अभी उसके लिए समय नहीं आया। लेकिन मोदी की माया क्या है, लोग इतना कोई कैसे, माया नहीं है। नहीं, कि मोदी को लोग चुंबक की तरह क्यों चिपक जाते हैं? तो वो तो हमारी देश की जो चापलूसी होती है ना, वो तो अखबार वालों में भी है। आप अखबार वाले जाकर उसकी आप कहिए, अखबार वालों को कहना चाहिए मोदी को, तो आपने तानाशाही चलाई है, और आपके जो वहाँ हिरेन जोशी है वो सब हमें आके डराता है, तो हम आपकी एक लाइन नहीं छापेंगे। फिर वो कह देगा अच्छा ठीक है, इनकी जो एडवर्टीज़मेंट आती है वो सब बंद कर दो, तो आप आपके पाँव छू के नमस्कार करेंगे। तो जब आपकी ये कमजोरी है, आप ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? आपको लगता है कि मीडिया कभी भी सीधा हो पाएगा, एक ऐसा मीडिया जो नहीं सवाल नहीं करने नहीं वाला नहीं मीडिया? नहीं, मीडिया हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कई देशों में हुआ है। लेकिन मोदी ने तो मीडिया को बर्बाद कर दिया है। इंदिरा गांधी ने भी बर्बाद किया था, परंतु इंडियन पब्लिक जो है वो सब समझ के चुपचाप बैठी थी। चुनाव होने के घोषित होने के बाद उसको दिखा दी रास्ता, तो हमारी पब्लिक दोबारा दिखाएगी, मोदी को सबक सिखाएगी जरूर। आपको लगता है कि मोदी अगर हारते हैं तो उनके लिए हार को पचाना अरे कितनी बड़ी ये मुश्किल सब होगी? व्यक्तिगत बात हो गई ना, मुझे क्या फिक्र है, वो रोता रहेगा तो मैं क्या करूं। आज अगर मोदी जी सामने आ जाए, या मोदी अगर आ जाए सामने, तो आप क्या कहेंगे उनके सामने? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं वो मेरे पार्टी के मेंबर हैं, नमस्ते करेगा तो मैं नमस्ते करूँगा, मैंने नमस्ते शुरू करूँगा, वो करेंगे तो मैं नमस्ते करूँगा, इतना ही है। परंतु मैं मेरे साथ मैं तो ये जानता हूँ कि वो गलत कार्य कर रहे हैं, और हमारे से दोस्ती तभी होगी जब वो सारे सुधारेंगे, नहीं तो मुझे करने की कोई मतलब ही नहीं है। सुधार की गुंजाइश तो मुझे नहीं लग रही है कि है। आपके लिए नहीं लग रही है, मैं तो कह रहा हूँ कि यदि, मैंने नहीं कहा कि मैं इस आशा में बैठा हूँ कि मोदी बदल जाएंगे, वो लोकतंत्र में विश्वास करने लगेंगे, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ ना। तो ये आप सोचिए, मैं कहता हूँ कि मैं इतना ही है कि मेरा काम है पब्लिक में प्रचार करना, प्रचार करते जा रहा हूँ, सब जगह मैं बोल रहा हूँ, हमारी सबसे और ऐसे काम करता हूँ जिसमें वो खुद उसको छीनने चाहते हैं। जैसे राम मंदिर मैंने कराया और कहा कि मेरा मूलभूत अधिकार है वहाँ पूजा करने के लिए, और कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान में जहाँ मैं पूजा कर सकता हूँ राम लाला के लिए। और इसीलिए किसी की भी हो, किसी ने भी खर्चा किया होगा, किसी ने भी बना होगा, का कुछ का कोई अर्थ नहीं। ये मेरा जो मूलभूत अधिकार है, इसको पूरा करना, यही कोर्ट ने माना। लेकिन राम मंदिर को लेके सारा क्रेडिट तो मोदी ने खुद लूट लिया है नहीं, कि भाई वो तो मोदी ने ही आपके बनवाया राम आंखों में मंदिर। लूटा है, मैं तो ऐसा देखता नहीं हूँ। मैं देश भर में जाता हूँ, सब मानते हैं, सब मुझे बुला कर सुनते हैं, कहते हैं ये तुम्हारे लोग करते हैं, ये जो अखबार वाले हैं, जो यहाँ कॉकटेल पार्टी में घूमते हैं, वो करते हैं। जो भी जानता है वो सब बोलते हैं मुझे। अब कहते हैं मुझे विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के लिए लोग बुला रहे हैं कि आप इसको भी करिए। तो अब यानी कि राम मंदिर के बाद अब काशी विश्वनाथ का मंदिर का हाँ, समय उसमें है। नेचुरली मैं तो पहले से कह रहा हूँ 3 चीज़ों को मुसलमान छोड़ दें, और फिर वो जो बाकी 40,000 हैं उसको हम छुएंगे नहीं। उसमें आपका मस्जिद रहे, हम दूसरी जगह बना लेंगे। पर इस 3 जगह वो जो वहाँ जो जगह है वो भी अहम है। माने जहाँ राम पैदा हुए, जहाँ कृष्णा पैदा हुए, जहाँ ज्योतिर्लिंग गाड़ा शिव भगवान ने, ये 3 हैं जिसमें हम कोई और जगह देख नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर स्वामी, जिस तरीके से आरएसएस के अंदर के लोग भी बात करने लगे हैं कि सबसे बड़े जो हिंदुत्व के जो नेता हैं वो मोदी हैं, तो उनसे पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछते हो? नहीं, लेकिन आप इस बात को मानते हैं नहीं, कि वो सबसे मैं बड़े क्यों हिंदुत्व के मानूं? नेता हैं? देखिए, आरएसएस में किसी ने कहा, अभी तक तो ऐसा मैंने कभी कहीं किसी का सुना नहीं। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने भी उतनी ही लंबी लड़ाई लड़ी है नहीं, मैं कौन सी लड़ाई? हिंदुत्व को लेकर। हाँ, चाहे वो तो मंदिर की लड़ाई हो। आरएसएस के बारे क्या कह रहे थे कि वो
एक ये फीलिंग है कि हिंदुत्व के जो सबसे बड़े नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को स्थापित कर लिया है हिंदुत्व के एक तरीके से राजा के रूप में। आप अपने विचार बता रहे हैं या देश के नहीं, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। आपको दिखता है, मुझे नहीं दिखता है, तो इसमें बहस करने कोई कारण ही नहीं बनता है। आपको लगता है कि मोदी की जो असलियत है वो पूरे देश के सामने है, या मोदी अभी भी एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है? मिस्ट्री आपके लिए है, पब्लिक के लिए नहीं है। इस देश की पब्लिक सब बहुत जल्दी पहचान लेती है। तो मोदी की असलियत पब्लिक में आ गई? नहीं आ गई, पहले से पता था उनको, लेकिन जनता ने फिर भी वोट किया उनको। नेचुरली सोनिया गांधी को छोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते थे हम, और बाकी लोग के पास वो हमारी उम्मीद नहीं थी कि वो सोनिया गांधी का सामना करेंगे, तो इसीलिए हमने वो बाकी लोगों को सोचा नहीं। लेकिन अब तो सोनिया गांधी की तबीयत भी खराब नहीं, रहती है। अब की बात मत करिए। जब हमने इनके लिए काम की, वो है कि सोनिया गांधी नहीं आनी चाहिए, और वो उसके आने की यही का भय था कि मनमोहन सिंह बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और सारा भला वो ले लेगी, उसकी सारी जो क्रेडिट है वो ले लेगी, और उस पर वो आएगी और दोबारा वो मनमोहन सिंह को भी नहीं बनाएगी और अपने बेटे को बनाएगी। तो हम इसको आने नहीं देना है, इसीलिए हमने कहा कि बीजेपी को जिताना। नहीं तो मैं जनता पार्टी के अध्यक्ष छोड़कर बीजेपी में सदस्य नहीं बनता। नहीं, विपक्ष तो खैर इस समय नजर ही नहीं आ रहा है। मोदी जी ने तो विपक्ष को ऐसा खत्म किया है कि विपक्ष है ही नहीं। फिर वो विपक्ष कहने लायक नहीं है। नहीं, जो यथास्थिति है, ये मोदी का दोष नहीं है। तुम कमज़ोर हो और फिर मोदी को दोष दोगे तो मैं कैसे मान सकता? लेकिन मोदी जैसा पावरफुल नेता आपको लगता है कि देश के लिए सही है? इतनी पावर, इतना बड़ा नहीं, इसके पावर इंदिरा गांधी से ज़्यादा नहीं है, इसके पावर जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक संस्कृति होती है, वो संस्कृति इनमें है नहीं। लोकतंत्रीय संस्कृति इनमें नहीं है। जैसे नरसिम्हा राव में था, चंद्रशेखर में था, मोरारजी देसाई में था, ऐसा नहीं है। और ये इसको कोई इनके विरोध में कोई जाएगा तो फिर उसको छेड़ेंगे। यानी मेरे जैसे लोग को नहीं छेड़ेंगे, वो का तो फिर और भयंकर होगा मामला। तो परंतु जो आम है, कोई आपके पत्रकार हैं, सबका रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, तो आप बोलते नहीं हैं। नहीं, पत्रकारों की बात ना भी करें। अब आप देखिए, मैं कहता हूँ, नहीं, मैं इसीलिए कहता हूँ कि मोदी को दोष देना आसान है, परंतु आप अपना कर्तव्य कर रहे हो। आप माने पत्रकार, बुद्धिजीवी, कई लोगों का नाम ले सकता हूँ, क्योंकि आप पत्रकार हैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन जो पत्रकार सवाल करने वाले हैं उनको तो जेल में डाल दिया जाता है। उनके कोई हर्जा नहीं, जेल में जाओ, सबको भीड़ में जाओ, सबको, एक को पकड़ोगे तो हमें भी पकड़ो, ऐसा कहो। मोदी जी को तो पसंद ही नहीं ना कि उनसे ना, वो पसंद नहीं है तो तुम्हारी पसंद का होगा वो? क्या बात करते हैं आप? ये आपकी कमजोरी को छिपाने के लिए ये पत्रकारों का मुझे आश्चर्य होता है। नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी एक लिखो, आप क्या कर देंगे? बंद कर देंगे? बंद कर देना। नहीं डॉक्टर स्वामी, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर मोदी सही नेता नहीं है तो फिर राज्यों के जो चुनाव हैं, आप देखिए किस तरीके से मोदी जी प्रचार करते हैं। मोदी जी के ही दम पर जनता वहां पर वोट करती है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे फिर छत्तीसगढ़। आपको कैसा पता है? मोदी जी का चेहरा हर जगह है। नहीं, चेहरा से पता लग गया कि वोट उसके लिए दिया। कार्यकर्ताओं ने जो मुझे बताई है वो तो नहीं बताई। उन्होंने कहा कि ये तो जो उम्मीदवार आए हैं ये संघ के चुने हुए लोग हैं। ओके। हाँ, और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जाकर बूथ में कैंप ये किया। तो आप ये कह रहे हैं कि जो राज्यों में जो बीजेपी को जो जीत मिली है, हाँ, वो मोदी का कुछ नहीं है उसमें, यही कर। लेकिन क्रेडिट तो मोदी जी को जाता है। तो जाने दो, तुम्हें क्यों है? तुम जाते हो, मेरे में ईर्ष्या आना चाहिए। क्यों मोदी जी को क्रेडिट चलेगी? मैं तो योद्धा हूँ, मैं ईर्ष्या में नहीं रहता हूँ। डॉक्टर स्वामी, एक अंतिम सवाल आपसे करेंगे कि
आप चाहते हैं 2024 में मोदी प्रधानमंत्री बने? ना, उसको नहीं बनने के लिए मैंने तो पब्लिकली में बोल दिया है। क्यों? नहीं, नालायक है वो, आज की परिस्थिति के लिए वो नालायक है। सोनिया गांधी बहुत कमज़ोर हो गई, वो कुछ नहीं आ सकती। अब इसको नहीं रखना। इसने चाइना को हमारी ज़मीन दे दी और इसने कई लोगों के साथ दुर्व्यवहार की जो करना नहीं चाहिए, और मनमानी बहुत की उसने, तो इसीलिए मैं ऐसे ही नालायक है। और अगर इसी तरह से वो मनमानी करते रहेंगे तो फिर क्या होगा देश तो का? वो यही आपकी चिंता है। तो हमें ऐसा कोई चिंता नहीं है। आज है, 10 साल है, हम तो लड़ते रहेंगे। वो क्या करूँगा मैं? चलिए डॉक्टर स्वामी, जब तक लड़ेंगे तब तक हमारे जैसे पत्रकार भी लड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वामी, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा अजीत अंजुम के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।